नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। इस वक्त हम अपने अनादि टीवी के न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, जहां बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथी जो काम करते हैं, लगातार वो लोकसभा चुनाव को देखते आए हैं, उस पर पैनी नज़र बनाए रखे हैं। हर एक खबर को, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो या अखिलेश यादव के जनसभाएँ हो, सब पर वो बारीकी से सब कुछ देखते आए हैं। और आज हम चर्चा इसलिए इस पर करेंगे क्योंकि आज 7वें चरण का मतदान कंप्लीट हो गया है। सभी मतदाताओं ने अपना मतदान कर दिया है और वो किसके पक्ष में मतदान किए हैं ये तो अभी सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो 4 तारीख को ही मिलेगा रिजल्ट आने के बाद। लेकिन हम अभी अपने सहयोगी नीतीश मिश्रा जी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश का सबसे बड़ा सूबा जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ 403 विधानसभा की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ होने वाला है? इंडिया अलायंस के पास कितनी सीटें जाने वाली है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ बड़ी संख्या में सीटें निकालेंगी, उसको लेकर भी हम बातचीत नीतीश मिश्रा जी से करेंगे, क्योंकि नीतीश मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर गए हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन से बात किए हैं, वहाँ की जनता से बात किए हैं, उनका रुख जाने हैं, उनका मिजाज जाने हैं कि आखिर में जनता क्या कुछ सोच रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं, जनता किस मुद्दे पर इस बार वोट की है, क्या कुछ वो सोच कर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं क्योंकि इस बार वो खुलासा नहीं हो पाया कि जनता का वास्तविकता में मिजाज क्या है। इंडिया अलायंस के जितने भी बड़े नेता रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस इस बार सरकार बना रही है, वही भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है। ये बड़ा सवाल है, लेकिन आइए पहले हम बातचीत करेंगे अपने न्यूज़ रूम में मौजूद नीतीश मिश्रा जी से, जो जानेंगे उनसे कि क्या कुछ स्थिति इस बार उत्तर प्रदेश में बन रही है। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में इस बार क्या कुछ स्थिति बन रही है? कितनी सीटें इंडिया अलायंस पा रही है? आप क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि आप भी लगातार गए हैं, जनसभाएं देखी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या अखिलेश यादव की हो या राहुल गांधी की हो या प्रियंका गांधी की हो, बहुत सारी जगह पर आप गए हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, जनता से मिले हैं। तो क्या कुछ स्थिति इस बार के चुनाव में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या कितनी सीटें लगभग इंडिया अलायंस पा रही है और बीजेपी कितनी सीटें पा रही है? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार जो आपने हमारा वक्तव्य जानने के लिए अपना कीमती समय हमें दिया। तो जैसा कि जिस समय अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय तक एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि यही एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल हो जाएंगे। लगा बात एक समय जब हम लोग पश्चिमांचल गए तो लगा नाराज़ हैं लोग, भाजपा से नाराज़ दिखे, ऑन कैमरा उन्होंने पता नहीं क्या कहा। लेकिन अब जो परिणाम धीरे धीरे सुनने में आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है क्या वो नाराज़गी सिर्फ क्षणिक थी? क्या ईवीएम को बटन दबाने जब गए तो भाजपा का दबा कर रहे हैं? पूर्वांचल में नाराज़गी का क्या कारण? पश्चिमांचल जैसे सहारनपुर से हमने शुरुआत की थी, उसी चरण वाइज जैसे शुरुआत की, उधर एक बार ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत तगड़ी बीजेपी हार रही है, तमाम विरोध भी देखने को मिला। फिर हम मध्य में आए, अवध में आए, अब पूर्वांचल जैसे आखिरी हुआ है, अब पूर्वांचल में भी कुछ अलग का ही माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं संजय जी मुझे ये लगता है कि इंडिया ब्लॉक जो हुआ ये नेताओं के लिए तो अच्छा रहा, लेकिन जनता ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। हाँ, एक चीज़ कहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी की छवि जैसी पहले थी वैसे ही आज भी है, वही का परिणाम है जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं हो सकते, क्या कहिए यही एग्जिट पोल बिल्कुल विपरीत हो जाए, क्या पता यही चीज़ जो इंडिया अलायंस है उसके साथ आ जाए। अभी तो एग्जिट पोल हैं, जनता किसे जनार्दन बना रही है ये एग्जिट पोल तय नहीं कर सकते हैं। अच्छा नीतीश जी, एक बात और जो सबसे चर्चा का विषय रहा कि विपक्ष जो रहा, इंडिया अलायंस में जितने भी विपक्षी दल रहे, उन्होंने एक बात का बहुत जोर शोर से जनता के बीच में प्रचार प्रसार किया और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। संविधान को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, हर जनसभा में इसका जोर शोर रहा और ये भी कहा गया कि बेरोजगारी, जो बेसिक सुविधाएं, बेरोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब भी भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा स्तर उसका गिरा है। तो क्या ऐसा आपको कुछ लगता है कि इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, या संविधान जो खासकर SC/ST वर्ग के लोगों को अपने तरफ मोड़ने का जो ये कवायद शुरू की गई इंडिया अलायंस के द्वारा कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर बीजेपी 400 पार की जाएगी, जबकि मोदी सरकार ने हमेशा कहा कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा और इसका हम यहाँ पे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि जो संविधान को एक भी चीज़ें बदल पाए। तो इसका भी कुछ असर देख रहे हैं कि इस बात को संजय जी बहुत अहम मुद्दा उठाया, तो इस पर थोड़ा सा हम विस्तार से आपको बताना चाहेंगे। बात आती है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे तो कोई बदल ही नहीं सकता है, पहली बात तो ये जान लें। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अपनी मेहनत से सीट मिले तो उसकी वक़्त हो, लेकिन मोदी जी के चेहरे के नाम पर तमाम नेता सीट ले आते हैं, उसके बाद उलूल जुलूल जो बयान देना।
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, कांग्रेस ने भी की है, ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं होते हैं। तमाम चीज़ें घटाई बढ़ाई जाती हैं, उसके लिए बाकायदे एक प्रोसेस होता है, उसका फॉलोअप किया जाता है। पीएम मोदी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके नेता जो बड़बोले नेता हैं, जो उनकी कृपा पे जीत जाते हैं, उसके बाद जनता के बीच में गायब रहते हैं, वो सीधे जाकर बयान देते हैं जनता के बीच में कि हम संविधान बदल देंगे। अरे संविधान तुम क्या, संविधान कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन कांग्रेस ने मौके पर चौका मारा संजय जी। और एक बात और कहना चाहूँगा आपसे बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से, इस पूरे चुनाव में अगर कोई नहीं दिखाई पड़ा तो पता है कौन? बीजेपी की आईटी सेल। कहाँ है? बीजेपी की आईटी सेल ही संजय जी एक समय हुआ करती थी जब बीजेपी के पक्ष में बहुत भयंकर माहौल बनाती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है जो कांग्रेस की आईटी सेल आई है वो इस बार कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रांग रही है। मैं अभी जो एग्जिट पोल्स आए हैं मैं उससे बिल्कुल भी समझ लीजिए मैं सहमत अभी नहीं हूँ, क्योंकि जनता के मूड को हम एग्जिट पोल के माध्यम से नहीं जान सकते हैं। क्या पता परिणाम बिल्कुल विपरीत हो, क्योंकि ये तो अभी एग्जिट पोल हैं, इसमें क्या कुछ कहा जाए इसका कोई कंफर्म नहीं। अच्छा, इसी के साथ एक बात और आती है, बीजेपी की आईटी सेल तो गायब रही है, तमाम बड़े नेता भी जो ये संविधान बदलने वाला बयान दे गए, बड़बोला बयान दे गए, इसको बीजेपी डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पाई आखिरी तक। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बीजेपी का प्लस पॉइंट, दो चेहरे, एक तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया, दूसरे नरेंद्र मोदी। ये जहाँ पर जाकर सभा करते हैं वहाँ के सभा को निश्चित ही मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कई जगह पर हमने ऐसी खबरें देखी कि पहले जब हम गए वहाँ पर लोगों से बात की, वो नाराज़ थे, वो गुस्सा थे, उनके अंदर आक्रोश था। लेकिन मोदी जी की रैली के बाद जब हम वहाँ की भीड़ से बात कर रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनका जवाब पता संजय जी क्या आ रहा है? नेता तो हमारा नहीं अच्छा है जो सांसद प्रत्याशी है, लेकिन मोदी जी का वोट दे देवे। तो ये भी एक, मैं अपनी बात को समाप्त करता, ये भी एक बहुत बड़ी बात आई है। तमाम प्रत्याशियों को जनता ने पसंद ही नहीं किया है, वोट फिर एक बार मोदी के नाम पर दिया है, ये वास्तव में वो। हाँ, लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा बने हैं और निश्चित ही आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा। उसी सवाल पे आ रहा था मैं कि क्योंकि 14 और 19 में जिस प्रकार से मोदी जी का जो ग्राफ बढ़ा है, 14 के बाद जिस प्रकार से उनका इमेज बढ़ा, जो ग्राफ बढ़ा पब्लिसिटी के लेकर, जनता जो सोचने लगी, उनकी विचारधारा से जुड़ती गई, एक बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन करने लगे। लेकिन क्या कुछ आपकी इस बार चुनाव में आपको कुछ नज़र नहीं आया कि वही भाषा, वही शैली, 14 वाला, 19 वाला, मंदिर, मुस्लिम और कुछ और शहजादे, इस टाइप के कुछ जो भाषा का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आप जनसभाओं में जब गए होंगे, उनकी जो भाषा शैली थी वो आपको उसी तरीके से लगा होगा 14, 19 और 22 के चुनाव तक। जैसे विधानसभा जब चुनाव था तो भी कुछ जगह आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसा उसी स्तर का। जबकि राहुल गांधी के आप अगर 14 में भाषण सुनेंगे जनसभाओं में तो कुछ का अलग था, उसके बाद जब आप 19 में सुने तो होंगे तो कुछ और अलग। लेकिन इस बार गंभीरता देखिए है राहुल गांधी की भाषण से, तो क्या कुछ अंतर देखते हैं? क्या जो आप कह रहे थे कि अभी राहुल गांधी अपने आप को इस्टेब्लिश कर ले गए हैं और आने वाले समय में वो अगर चुनौती कोई देगा तो राहुल गांधी है, तो क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि संजय जी, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इस बार कांग्रेस की इसी इलेक्शन कैंपेन को प्रियंका गांधी लीड कर रही होती तो माहौल और बढ़िया होता। राहुल गांधी की बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो छवि बनाई थी, जो एक नाम फेमस कर दिया था, उसको खत्म कर दिया, अभी नहीं ख़त्म कर पाए हैं। अभी भी कई जगह पर ऐसी चीज़ें हैं जो वो चीज़ें सामने लगातार आ जाती हैं। रही बात जो आपने बताई चुनाव वाली, मोदी जी के भाषण में कई नई चीज़ें शामिल हुई। अभी तक वो कहते थे कि वो पाकिस्तान गए थे, उनके बातों को शामिल किया गया था, लेकिन इस बार उन्होंने पता क्या कहा? वो वहाँ गए थे देखने कि वहाँ के परमाणु बम में कितनी ताकत है। अभी उनका एक शब्द, मैं उस शब्द को अपने कैमरे पे नहीं कहूँगा, वो शब्द भी बड़ा वायरल हुआ, विपक्ष ने उस पर भी बड़ा तंज कसा है, जो शब्द उन्होंने एक प्रयोग किया था विपक्ष को लेकर। लेकिन अभी भी इंडिया ब्लॉक के पास कोई ऐसा नेता संजय जी नहीं है जो पीएम मोदी के चेहरे की बराबरी कर सके, क्योंकि पीएम मोदी जब भी मंदिर की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, कांग्रेस उस चीज़ को कैश ही नहीं करा पाती। सोशल मीडिया पर उठाकर आप देखिए, बीजेपी के आईटी सेल वाले तो गायब हैं, लेकिन बीजेपी के वोटर्स ही जवाब दे रहे हैं। अब किसी ने पीएम मोदी के एक पोस्टर पर आज जवाब दिया, सवाल किया कि कैमरे लेकर ध्यान करने कौन जाता है। अब लोग राहुल गांधी का वीडियो वायरल कर दिए जिसमें वो राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, वहाँ कैमरे लेकर। नेताओं में ये सब होता रहता है, तो इसको जो दिखाया जा रहा है ये उस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। लोग अभी भी हैं, लेकिन परिणाम एग्जिट पोल जो आए हैं
अभी इसमें अंतर होगा संजय जी। ये बताइए नितेश जी, साफ साफ बात है, अब हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत कर ली है, कितनी सीटें दे रहे हैं इस बार इंडिया अलायंस को और यहाँ को बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से? 80 में से जो मुझे लग रहा है संजय जी, जो हमारा आंकड़ा है लोगों से मिलने का, बात करने का, लगभग 60 से 62 60 से 62 एनडीए गठबंधन। और इंडिया अलायंस? अखिलेश जी का पूछिए तो एक बार बता सकता हूँ। अखिलेश जी का पूरा भरपूर फायदा है, कांग्रेस को बहुत तगड़ा नुकसान है। अखिलेश जी का भरपूर फायदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक थे, जो 100, 200, 500, 1000, 2000 वोटों से आ रहे थे, वो कसीदगी जनता ने निकाल ली। अखिलेश के पीछे जितना यूथ है उतना यूथ इकट्ठा करना आज के समय में किसी भी राजनीतिक दल के पास संभव नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, राहुल गांधी की गंभीरता अखिलेश जी की वजह से आई है। अखिलेश जी के साथ आने के कारण राहुल गांधी गंभीर हो पाए हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी ने बता दिया है कि 62 से 63 सीटें इस बार एनडीए का आ रहा है। और इंडिया अलायंस के बारे में कहे कि अखिलेश जी के बारे में बता दूं, सीटें नहीं कंफर्म किया, लेकिन उन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि जो आप देख रहे हैं संवेदनशीलता राहुल गांधी के भाषण में, और जो जनसभाएं जब कर रहे थे तो उनकी जो संजीदे से वो जिस प्रकार से अपनी बात रख रहे थे, एक एक मुद्दे को उठा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की वजह से आई है। ये अंसार भाई हैं हमारे साथ हैं, लगातार वीडियो पे काम करते हैं, हर चीज़ का ट्वीट करना, समय पे सारी खबर को पब्लिश कराना इनकी जिम्मेदारी रहती है। इनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ स्थिति इस बार के चुनाव में देखा हमने? देखिए, फ़िलहाल तो जैसे कि इंडिया गठबंधन है उसने बहुत तेज़ी से एक लहर अपनी अपनाई थी, लेकिन भाजपा और मोदी जी के सामने सारी विपक्षी लहर जो है वो ठहरती नज़र आ रही है। फिलहाल अगर हम देखेंगे कि जैसा कि नितेश जी ने बताया कि आईटी सेल इस बार जो है वो खासा जो है बीजेपी की डैमेज बढ़ी है। बीजेपी की डैमेज बढ़ी है। फिलहाल मैं ऐसा कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि बीजेपी एक बहुत वास्ट स्केल पे है और उसकी जो है स्केल घटने से भी फिलहाल उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और मोदी जी जो इस टाइम पे वो अपने यज्ञ और मेडिटेशन में लगे हुए हैं, वो चीज़ें अपने लिए कर रहे हैं और फिलहाल वो भी एक चुनावी की तरफ माहौल बनाता हुआ दिख रहा है हमको। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन इस समय अपने उस लेवल पे नहीं आया है कि मोदी जी को टक्कर दे सके। क्या लगता है कितनी सीटें आपके उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से इस बार इंडिया अलायंस के पास रहेगा और एनडीए के पास? फिलहाल मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मैं तो कोई न्यूज़ एनालिस्ट या पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ। नजरें बनाए रखे हो ना खबर पे। हाँ, नज़रें बनाने के साथ साथ मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि 30 to 35 सीट्स मैं मानना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन को मिलेगी और उसके बाद जो है बीजेपी और एनडीए को साथ ही जाएगी। चलिए, अंसार जी से हमने बातचीत किया, अंसार जी ने अपनी बात रखी और कहा कि ये 30 से 35 सीटें आप इंडिया अलायंस को दे रहे हैं और उसके बाद में और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उधर भी हम ले चलना चाहेंगे आपको। शिवांशु से कहेंगे कि और लोगों से भी बातचीत की जाए, अपने अनादि न्यूज़ रूम में काम करने वाले लोगों से, अपने साथीगण से, कि वो लोग इस बार अभी तक जो चुनाव हुआ है, 7वें चरण का जो मतदान हुआ है, उसके बाद क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और माना जाता है कि क्या केंद्र तक के जाने का रास्ता यहीं से उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। मोहित जी हैं, इनपुट हेड हैं, सारे खबरों पर आप पैनी नज़र बनाए रखते हैं, सारे ज़िलों से जो रिपोर्टर हैं वो उनके पास खबर पहुंचाते हैं, आप एक माध्यम है और उनकी खबरों को टीवी पे चलवाने का काम आप ही करते हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोहित जी अभी क्या कुछ स्थिति बन रही है, 80 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें आप दे रहे हैं एक बार इंडिया और इंडिया को? देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन पिछली बार की अपेक्षा इस बार सीटें ज़्यादा लेके आ रही है। और अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जो है इस बार उनका भी चुनाव प्रचार अच्छा रहा है। अगर बात मोदी की करें तो पिछली बार की अपेक्षा जो उनकी एक्साइटमेंट थी चुनाव को लेकर, इस बार नहीं दिखी वो। और राहुल गांधी, देखो, जैसे बात करें, हम रायबरेली के रहने वाले हैं, अगर आपको खासकर बता दें तो रायबरेली में तो कांग्रेस ही आने वाली है और अमेठी भी शायद इस बार छिन जाएगी उनके हाथ से, बीजेपी के हाथों से। और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें सीटों को लेकर, तो सीटें शायद 18 से 20 सीटें उनके पास आने वाली हैं। और उम्मीद करता हूं कि एनडीए गठबंधन की जो सीटें आने वाली है वो 58 से 60 सीटें ये कंफर्म है कि बीजेपी के खाते में जाने वाली है। और वही अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल जो है बिल्कुल बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गोरखपुर है, गोरखपुर में रवि किशन खड़े हुए हैं, उनका अभी आखिरी चरण में उनकी वोटिंग हुई थी और रवि किशन भी बहुत उत्सुक दिखे और लोगों ने उनके बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा लिया, वोटिंग की, और रवि किशन भी वहाँ से जीत रहे हैं। वहीं अगर बात करें, अगर कहने वाली बात होगी कि राहुल गांधी जो है कि बोलने में नहीं अच्छे हैं, बोल नहीं पाते हैं सही से, तो मोदी की वजह, जैसे हमारे नितेश भाई हैं, वो भी एक बड़े पत्रकार हैं, तो नितेश भाई ने कहा कि जो है इस बार की जो पिछली बार की अपेक्षा जो है
पिछली बार की जो अपेक्षा है, इस बार जो है राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार अच्छा किया। अखिलेश पहले उनकी सुधर गई, आप मान रहे हैं कि, और गंभीर मुद्दों पर वो बात करने लगे हैं और मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर इस चुनाव में नहीं लगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब भाषा शैली भी बदल गई है और चुनाव लड़ने की जो उनके उत्सुकता थी और जो जिस तरह से इस बार चुनाव लड़ा, बिल्कुल बहुत अच्छा चुनाव लड़ा इस बार। और लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा ही इस बार बैठने वाली, क्योंकि पीएम का जो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अगर देखी जाए सनातन की बात करें तो सनातन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आते हैं और सनातन के बारे में लगातार वो बोलते भी रहते हैं। तो इस बार जो है बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। अभी तो मुझे उम्मीद नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से कोई नेता प्रधानमंत्री बनने वाला है शायद। राजे टीवी के न्यूज़ रूम में मौजूद थे। हमने अपने साथियों से बातचीत की जो लगातार जनता के बीच में गए हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, जो प्रत्याशी थे, उनसे बातचीत किए थे, वहाँ के मुद्दों के बारे में जाने थे और बातचीत किए थे, वहाँ की जनता से संवाद किए थे और जानने की कोशिश किए थे कि आखिर में क्या कुछ स्थिति उनके लोकसभा क्षेत्र में बन रही है। तो हमारे संवाद में अब और एक और पत्रकार साथी जुड़ गए हैं जो काफ़ी तेज़ तर्रार हैं। लगातार वो कई लोकसभा क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियन रहे, वहाँ के जो प्रत्याशी रहे हैं, चाहे वो पक्ष के प्रत्याशी रहे या विपक्ष के प्रत्याशी रहे, सबसे आपने बातचीत की है और बहुत सारे सवाल उनसे पूछे हैं कई सारे मुद्दों पर। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनी, क्योंकि आज 7वें चरण का मतदान कंप्लीट हो गया है। सभी मतदाताओं ने अपना मतदान कर दिया है। वो क्या कुछ सोच कर मतदान किए हैं, ये तो भी बड़ा सवाल है, और किसके पक्ष में मतदान किए ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन हम अपने अभिषेक भाई से ये जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में बनी, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा सूबा है और माना जाता है कि यहीं से केंद्र को जाने वाले रास्ता तय होता है, प्रधानमंत्री यहीं से बनते हैं। तो और क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे अभी तक, और वो वाराणसी से उत्तर प्रदेश की ही एक ऐसी सीट है जहाँ से वो चुनाव लड़े हैं। ऐसी स्थिति में अभिषेक भाई बताएंगे हमको कि क्या कुछ स्थिति बनी और कितनी सीटें इस बार इंडिया और एनडीए पा रही है। क्या कुछ स्थिति बनता दिख रहा है अभिषेक भैया इस बार? देखिए, स्थिति अभी ये आकलन है और सबके अपने अपने दावे हैं कि इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी गठबंधन को इतनी सीटें मिल सकती हैं। यूपी बीजेपी के लिए एक ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है जहां बीजेपी को पिछले 2 चुनाव में मेहनत करने के बाद एक अच्छी राजनीतिक फसल काटने को मिली। लेकिन इस बार मौसम भी बदला है, या यूँ कहें कि राजनीति का जलवायु परिवर्तन हुआ है, और जो ज़मीन है, जो उर्वरक थी, इस बार वो थोड़ी सी खुदरी टाइप में हो गई, या यूँ कहें कि एक ऐसी ज़मीन जहाँ मेहनत के बावजूद उतने अच्छे परिणाम आपको फसल में नहीं मिलेंगे। तो आप साफ तौर पर मान सकते हैं कि 2014 और 2019 जैसा रिजल्ट यूपी नहीं देने वाला है। यूपी इस बार बहुत बदले हुए समीकरण के साथ 4 जून को जब आप तस्वीर देखेंगे तो यूपी के जो मतदाता हैं उन्होंने समीकरण को बदला है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 2027 में विधानसभा चुनाव है। और मुझे ये नहीं लगा किसी भी दृष्टिकोण से या किसी भी एंगल से कि अखिलेश यादव मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लिए या केंद्र में किसी बड़े पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव आज की तारीख में अगर 15 सीटें भी जीतते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए सुखद स्थिति होगी और 2027 में समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। क्या वजह मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि 14 और 19 में जिस प्रकार से इस बार कुछ सूखा पड़ेगा, कुछ बंजर हो गई है भूमि, तो क्या वजह मानते हैं, क्यों हो गई बंजर भूमि, क्या कुछ नाराजगी है लोगों में? देखिए, जो बीजेपी के समर्थक हैं, या देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेखक हो, विचारक हो, पत्रकार हो, वो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित है। तो जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं या जिनको ये लगता है कि बीजेपी 400 पार करेगी, वो तमाम सारे पॉइंटर आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व, सीएम योगी का प्रचार और तमाम सारी चीज़ें हैं, काम के दम पर लाभार्थी वोट बैंक, इसके ज़रिए बीजेपी 80 की 80 सीटें जीत रही है या 400 के पार जीत रही। लेकिन वास्तविकता ये है कि घोसी का एक उपचुनाव हुआ था 1 वर्ष पहले, बसपा वहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी और 47,000 वोट बसपा के प्रत्याशी को 2022 में मिले थे। वही दारा चौहान बसपा का सपा का दामन छोड़कर बीजेपी टिकट पे लड़े, फिर से वो 86,000 वोट पाए और वही 86,000 वोट पाकर वो 22 में जीते थे, और वो 86,000 वोट पाए और सपा के प्रत्याशी को 1,35,000 वोट मिले। यानी लमसम
45 से 47 हज़ार वोट का गैप रहा। लेकिन बस फ़र्क ये रहा कि वो 47 हज़ार वोट बसपा 2022 में लड़कर पाई थी, और जब उपचुनाव हुआ 23 में तो बसपा नहीं लड़ी और 47 हज़ार वोट सपा में चला गया। तो ये जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का ये जो पूरा समीकरण है, और राहुल गांधी जिस तरह से खुलकर आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर बोल रहे हैं, ये जो आबादी है SC ST वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये हर लोकसभा में बड़े पैमाने पर वोटर हैं। और यूपी की लगभग 50 लोकसभा ऐसी हैं जहां इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। और अंडर करंट ये है जो पूर्वांचल के सुल्तानपुर में हुआ, जो प्रतापगढ़ में हुआ, जो अवध में हुआ, दलित मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर ली। और जहाँ जहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहाँ वहाँ उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। आप रायबरेली में देखिएगा तो जीत का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। आप अमेठी आइएगा तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि दलितों ने किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मजबूत किया। आप मान रहे हैं कि इस बार स्मृति ईरानी, देखिए स्मृति ईरानी ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर देखेंगे बहुत बड़े अंडर करंट से नेताओं को जूझना पड़ेगा। ये जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, इसने बड़ी संख्या में गठबंधन का रुख किया है। हो गए हैं इस बार इंडिया। बीजेपी को भी वोट मिला है, बीजेपी को भी दलित वर्ग का वोट मिला है, लेकिन बसपा के राजनीतिक रूप से कमज़ोर होने के कारण बसपा को जो मूल मतदाता है वो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ गया है, जो सबसे बड़े उलटफेर की वजह बन सकता है उत्तर प्रदेश में। अभिषेक शर्मा जी से बस एक सवाल, एक शब्द में आपको जवाब देना है, क्या कितनी सीटें इस बार इंडिया एनडीए? देखिए अगर संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग के आंकड़ों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, और अभी लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है 4 जून को वोटिंग ना हो, और वो अभी कोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है। अगर मान लीजिए आज मतदान हुआ, आज 61% मतदान जारी किया गया, और उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट आ रही तो उसमें 63% मतदान। अब ऐसा क्यों है ये चुनाव आयोग बताएगा। रही बात सीटों की, तो 250 से 270 सीटें या 272 प्लस हो जाए बीजेपी, क्योंकि बहुमत के करीब बीजेपी का गठबंधन है। लेकिन अब बीजेपी के लिए ये भी सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि अगर बीजेपी बहुमत के इर्द गिर्द रहती है या 2-4 सीटें बहुमत से कम ज़्यादा रहती हैं, तो क्या बीजेपी के सहयोगी बीजेपी के साथ बरकरार रहेंगे या फिर वो विरोधी खेमे में जाकर वहाँ सरकार बनाएंगे। क्योंकि ये सबको पता है कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को हरियाणा के रिजल्ट जिस तरह से आए थे राजनीतिक उथल पुथल के, जब अपने सहयोगियों को हटा के बीजेपी ने निर्दलीयों के सहारे सरकार बना ली, तो सहयोगियों को बता दिया था कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो बीजेपी के सहयोगी बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं, बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं। यूपी में कितनी सीटें पा रही है? यूपी में बीजेपी 45 से 50 सीटों के बीच सिमट रही है, और बहुत अच्छा अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो 52 से 55 पहुँचेगी। लेकिन पिछले चुनाव में 16 सीटों का नुकसान था, 10 सीटें और आप मानकर चलिए, हाँ 26 सीटें, मतलब 2016 में 16 सीटें, 2019 में 16 सीटें बीजेपी हारी थी यूपी में। इस बार कम से कम 26 सीटें, यानी लगभग 53-54 के करीब बीजेपी रहेगी। अभिषेक शर्मा जी थे, तेज तर्रार पत्रकार हैं हमारे यहाँ के, और लगातार आप गए थे, कई सारे पॉलिटिशियन से बात किए थे, जनता के बीच में गए थे, उनका रुख किए थे, वहाँ के मुद्दों के बारे में जाने थे, कई सारी जगह आपने सर्वे भी किया था कि क्या कुछ स्थिति बन रही है इस बार सरकार को लेकर, लोग क्या सोच रहे हैं, वो चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए सरकार हो, लोगों के बारे में आपने विस्तृत जानकारी भी आप लोगों तक पहुँचाई थी। तो आज उन्होंने अपनी बेबाकी से बात बता दी है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ी है, मजबूती के साथ लोग उसके साथ खड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा सीटें पाएगी, तो 50 से 55 के बीच में रहेगी। वहीं इस बार आपने इंडिया अलायंस को 26 सीटें देने की बात कही है। कैमरा पर्सन शिवांशु पटुआ के साथ मैं संजय पांडे, अनादिन न्यूज़ रूम।